सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। ऐसा कि आपको पता है कि मैंने एक नीट बायोलॉजी टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया और जहाँ पे हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं, साथ में ही हम हैंड टू हैंड पूरा एनसीईआरटी समझने वाले हैं। ट्रस्ट मी, इसके थ्रू आपका पूरा एनसीईआरटी प्रिपेयर होने वाला है बायोलॉजी के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा एक शेड्यूल बना के दिया है जिसमें हम हर मंडे ऑल्टरनेट क्लास 12th लेंगे, हर ट्यूसडे ऑल्टरनेट हम क्लास 11th को लेंगे, राइट। तो आज हम लेने वाले हैं क्लास 12th का फर्स्ट यूनिट, ओके, दैट इज़ यूनिट 6 आ गया, मतलब लाइक 11 से कंटिन्यू होके चल रहा है। उसमें पहला चैप्टर है योर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, राइट। थोड़ा सा इसका साइंटिस्ट की हिस्ट्री पढ़ लेते हैं एक बार इनके बारे में और फिर बात करते हैं, ठीक है। तो पंचानन माहेश्वरी, ही वॉज बॉर्न इन नवंबर 1904 इन जयपुर। ओके, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है तो भैया हमें एक भी चीज़ नहीं छोड़नी है, हमें सब कुछ पढ़ना है अच्छे से। ओके, पंचानन माहेश्वरी रोज टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड बोटैनिस्ट। तो ध्यान रखना, ही वॉज अ बोटैनिस्ट नॉट ओनली ऑफ इंडिया बट ऑफ एंटायर वर्ल्ड। He moved to Allahabad for higher education where he obtained his DSc during his college day. He was inspired by Dr. W. Duke Dion, an American missionary teacher, to develop interest in botany and especially morphology. His teacher once expressed that if his student progress ahead of him, it will give him a great satisfaction. These words encouraged Panchanan and to inquire that he could do for his teacher in return. ठीक है, तो उनको बहुत मोटिवेशन मिला और उसके लिए उन्होंने फिर और ज़्यादा मेहनत करना शुरू करा। So he worked on embryological aspect and popularized the use of embryological character in taxonomy. He established the Department of Botany, University of Delhi as an important center of research in embryology and tissue culture. याद रखना ये वाली चीज़, ठीक है ना। He also emphasized the need for initiation of work on artificial culture of immature embryos. These days, tissue culture was become a landmark in science. तो अब आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, एक तो बोटानिस्ट है, टिश्यू कल्चर से रिलेटेड, एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड इनका काम रहा है हमेशा, ठीक है। इस वर्क ऑन टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन एंड इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन वोन वर्ल्ड वाइड एक्लेम। ओके, तो याद रखना टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन इन सब पे भी इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, ठीक है ना। ही वॉज ऑनर्ड विद फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंडन। ये FRS एक फेलोशिप होती है, बहुत बड़ी फेलोशिप होती है। ही वॉज ऑनर्ड विद दिस वन, इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी एंड सेवरल अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस, इन सब से उनको अवार्ड मिला है। He encouraged general education and made a significant contribution to school education by his leadership in bringing about very first textbook of biology for higher secondary school published by NCERT 90। तो बहुत बड़ा इनका contribution आप मान सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब हम अपनी चैप्टर की शुरुआत करते हैं। द फर्स्ट चैप्टर इज़ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। देखो हर चीज़ को पढ़ना है, मैं यहाँ पे मेन बात करने वाली हूँ और पूरे आपके एक एक पॉइंट को कवर करने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले देते हैं कि व्हाट डू मीन बाय लाइफ स्पैन। सबसे पहला ही वर्ड हमारे पास आ जाता है, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंटिंग द लाइफ स्पैन। याद रखना, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है। ओके, नाउ लाइफ स्पैन जो होता है हर ऑर्गेनिज्म का अलग हो सकता है, किसी का बहुत छोटा होता है, किसी का बहुत बड़ा होता है, ठीक है, कोई बहुत सालों तक सर्वाइव करते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे पूरा रीड नहीं करने वाली हूँ एंड मैं आपका टाइम भी नहीं वेस्ट करने वाली हूँ इस चीज़ के लिए। आपको जस्ट इतना बता दिया कि किसी का साइज़ छोटा है, किसी का साइज़ बड़ा है, किसी का लाइफ स्पैन भी बहुत बड़ा है, किसी का लाइफ स्पैन बहुत छोटा है, ठीक है ना। अगर आप प्लांट की बात करें तो वहाँ पे भी लाइफ स्पैन किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है। ओके, सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस वन। हम यहाँ पे सब के लाइफ स्पैन थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि एलिफेंट है, इसका लाइफ स्पैन कितना रहता है, 60 to 70 ईयर्स का रहता है। रोज़ का अराउंड 5 to 7 ईयर्स का। देन डॉग की बात करें तो 10 to 13 ईयर, बटरफ्लाई 1 to 2 वीक, क्रो 15 ईयर। ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बनाना ट्री 25 ईयर का लाइफ स्पैन होता है, ठीक है ना, कितना, 25 ईयर। काउ 18 to 22 ईयर, पैरट 140 ईयर्स। कैन यू इमेजिन, इतना छोटा सा साइज़ है बट इसका लाइफ स्पैन इतना बड़ा है। ओके, क्रोकोडाइल 60 ईयर, हॉर्स 25 to 30 ईयर, फ्रूट फ्लाइज 40 to 50 डेज, ओनली डेज। ओके, उसके बाद वो मर जाती है। राइस प्लांट आप बहुत ईजिली याद कर सकते हैं, 3 to 7 मंथ्स क्या होता है, क्योंकि एक बार राइस की फसल आती है फिर उसके बाद फिर वापस से हमें उसे
उगाना होता है। पर कुछ प्लांट होते हैं जो पेरेनियल होते हैं, मतलब कि वो बहुत लंबे सालों तक और हर साल फ्लावरिंग भी करते हैं और हर साल ज़िंदा रहते हैं, एक बार फ्लावर करने के बाद डाई नहीं होते। बट राइस प्लांट्स क्या है, ये मोनो है, तो ये क्या एनुअल है, यानी कि ये एक बार फ्रूटिंग किया उसके बाद ये डाई होगा, फिर हमें अगेन दोबारा से उसको ग्रो करना पड़ेगा। टोटल 100 to 150 ईयर्स एंड बेनियान जो बहुत ही लंबा साल जीता है 200 ईयर। ओके, अब बात कर लेते हैं कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, व्हाट डू मीन बाय रिप्रोडक्शन। सो यहाँ पे देखो दिखाया हुआ है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने ही यंग वन को जन्म देते हैं, ठीक है ना। अब ये याद रखना, जो यंग वन होगा वो हमेशा उसके सिमिलर ही होगा, ठीक है। अब ऑफस्प्रिंग क्या होता है, फिर ऑफस्प्रिंग वो भी पैदा होते ही रिप्रोडक्शन नहीं करने लगेगा, वो फिर वापस अपना ग्रो होता है, फिर मैच्योर होता है और फिर इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग, और फिर वापस वो भी रिप्रोडक्टिव स्टेज में आता है और फिर वापस से वो भी ग्रो करने लगता है। दस देयर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन। अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो ये क्या कर पा रहा है, इट इज़ मेंटेनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म मान लो उसे डेंजर फील होता है तो वो क्या करता है, फटाफट से रिप्रोडक्शन करने लगता है, अपना न्यू प्रोजेनी बना लेता है, सो दैट कि उसका जनरेशन का एक्सटेंशन ना हो, मतलब कि उसकी स्पीशीज़ ख़त्म ना हो, वो कंटिन्यू रहे। ओके नाउ, तो यू विल स्टडी लेटर इन चैप्टर 5 जो हमारा है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। यहाँ पे आपको पता चलेगा हाउ जेनेटिक वेरिएशन इज़ क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है जो आपका कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है, किसमें, इवोल्यूशन में रोल प्ले करता है। क्लियर है यहाँ तक, आगे चलते हैं। अब रिप्रोडक्शन करने के लिए भी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको अलग अलग वैरायटी होती है, कोई किसी तरह से करता है, कोई दूसरे तरीके से। सो देयर इज़ अ लार्ज डाइवर्सिटी इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ इवॉल्व्ड इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, ठीक है। सबका अपना अपना तरीका है रिप्रोडक्शन करने का। द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट, its internal physiology and several other factors are collectively responsible for how it reproduces. Based on whether there is a participation of one organism or two in the process of reproduction, भाई अब एक रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट ले रहा है पार्टिसिपेट या दो पेरेंट कर रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है एसेक्सुअल, ठीक है, एंड दूसरा होता है सेक्सुअल, राइट। सो एसेक्सुअल में क्या होता है, देयर इज ओनली वन पेरेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज ओनली सिंगल पेरेंट विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है। कोई गैमेट का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल। और जब टू पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल, ठीक है ना। वन पेरेंट, यहाँ पे टू पेरेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये याद रखना है। ओके सिर्फ यहाँ पे इस वाले पैरा में आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं और रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है। अब हम डिटेल में थोड़ा सा देखने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस तरह का होता है। हमने अभी बताया कि सिंगल पेरेंट ही है जो केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, जो ही ऑफस्प्रिंग बनाता है। नाउ एज अ रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस आर नॉट ओनली आइडेंटिकल। अब देखो एक ही पेरेंट से बन रहा है तो वो जो ऑफस्प्रिंग होगी वो हमेशा आइडेंटिकल होगी, ये याद रखना। मैं यहाँ पे अलग से पॉइंट ये लिख देती हूँ, वो हमेशा आइडेंटिकल होगी, ये एक पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है ना। बट ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट। आर दीज ऑफस्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकल आइडेंटिकल और डिफरेंट, ये जेनेटिकल आइडेंटिकल होती है, दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। The term clone is used to describe such morphology and genetical similar individual। तो इनको हम क्लोन भी बोल देते हैं क्योंकि इससे एग्जैक्ट सिमिलर हमें ऑफस्प्रिंग मिलती है, ठीक है। अब देखो बहुत अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। ओके तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब ध्यान रखना, इट इज़ क्वाइट कॉमन इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में ज़्यादा कॉमन होता है, क्वेश्चन बन सकता है आपका यहाँ पे, तो किस में होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में। प्लांट और एनिमल में भी होता है जो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है, जो बहुत ही प्रिमिटिव नेचर वाले प्लांट और एनिमल होते हैं उसमें, ठीक है। इन प्रोटिस्ट एंड मोनेरन्स द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट सेल डिवाइड इंटू टू और गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। प्रोटिस्ट और मोनेरन्स है, वहाँ पे एक पेरेंट होता है और वो डिवाइड करके क्या बना लेता है, दो इंडिविजुअल बना लेता है। और इन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, वी यूज टू कॉल देम डॉटर सेल, ठीक है ना। ओके नाउ
आगे बोल रहा है दस इन दीज ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज इट सेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये याद रखना, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि देखो एक सिंगल सेल है, ओके, इसने रिप्रोड्यूस किया और इसने डिवाइड करके दो बना लिया, इसको हम रिप्रोडक्शन। और अगर मैं इसको बोलूँ कि ये क्या है, ग्रोथ है, तो येस दिस इज़ ग्रोथ एज वेल, है ना। तो इसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, भाई ग्रोथ में भी तो क्या होता है, 1 से 2 नंबर होता है, और रिप्रोडक्शन में वो अपनी कॉपी बना रहा है। तो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों ही सेम होता है, ठीक है। यानी कि सेल डिवीजन जो है वो ही अपने आप में एक रिप्रोडक्शन का तरीका है, ओके। ना मैनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो पहला रिप्रोडक्शन का टाइप आ जाता है हमारा बाइनरी फिजन, ठीक है। बाइनरी फिजन क्या होता है, एक से दो डॉटर सेल बनना, यानी कि व्हेन अ सेल डिवाइड्स into two half and each rapidly grows into adult, this is called binary fission. Example क्या है, amoeba and paramecium. If I'll show you the way this binary fission done, तो देखो ये अमीबा का एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी बुक में, तो दिस इज़ अमीबा, न्यूक्लियस है, ओके। नाउ इट इज़ अंडर कोई बाइनरी फिजन। तो सबसे पहले उसका जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाता है, इलोंगेटेड होता है और डिवाइड होना शुरू हो जाता है। और जब न्यूक्लियस पूरा डिवाइड हो गया तो अब उनका साइटोप्लाज्म, ये जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड होता है, अल्टीमेटली हमें दो डॉटर सेल मिल जाती है। दिस इज़ एब्सोल्युटली बाइनरी फिजन। किस किस में होता है ध्यान रखना है, अमीबा में होता है एंड पैरामीशियम में होता है, ओके। नाउ आगे ले लेते हैं। नाउ पहला टाइप हो गया, मैं चाहे यहाँ पे लिख देती हूँ, फर्स्ट आपका हो गया बाइनरी फिजन, ठीक है। सेकेंड हम यहाँ पे ले रहे हैं बडिंग। एक्चुअली एक और मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बताना चाहूँगी, एक और इसमें होता है विच इज़ व्हाट, मल्टीपल फिजन। ये मल्टीपल फिजन में क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में इसके चारों तरफ एक सिस्ट बन जाती है और अंदर सेल लगातार डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे डॉटर सेल न्यूटर न्यूक्लिया बनाते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आता है ये क्या है, दिस इज सिस्ट, और ये सब क्या है, डॉटर न्यूक्लिया है, ठीक है। तो ये सिस्ट ब्रेक हो जाती है और सारी डॉटर न्यूक्लिया रिलीज हो जाती है। तो ध्यान रखना ये भी अमीबा में होता है और कहाँ होता है, प्लाज्मोडियम में भी होता है। बट बाइनरी फिजन का एग्जांपल क्या दिया है, अमीबा एंड पैरामीशियम, ओके। अब नेक्स्ट ले लेते हैं बडिंग। देखो इन ईस्ट कहाँ पे होता है ये, मैं यहाँ पे ही लिख देती हूँ ईस्ट, और किस में होता है, हाइड्रा में भी होता है, ओके। द डिवीज़न इज़ अनइक्वल एंड स्मॉल बड क्या है, एक आउट ग्रोथ है जो क्या होती है, एक पेरेंट बॉडी से ऐसे निकल जाती है। देखो दिस इज पेरेंट बॉडी, छोटी सी आउट ग्रोथ यहाँ पे अराइज हुई। ये इस आउट ग्रोथ हमेशा इट इज़ रिमेन अटैच इनिशियली टू द पेरेंट सेल विच इवेंचुअली गेट सेपरेटेड एंड मेच्योर इनटू न्यू ईस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तब तक अटैच रहेगी जब तक उसका फुल डेवलपमेंट नहीं हो जाता, और जैसे ही फुल डेवलपमेंट होता है ये डिटैच होती है और अपना एक न्यू इंडिविजुअल बना लेती है। एग्जाम्पल ध्यान रखना, ईस्ट एंड हाइड्रा, ओके। Now member of kingdom fungi and simple plants such as algae reproduce through special asexual reproductive structure. The most common is zoospore. तो हम थर्ड ले लेते हैं, यहाँ पे थर्ड आपका आ गया दैट इज स्पोरुलेशन। देखो मैं यहीं पे लिख रही हूँ, आप इसी को ही मेंशन कर लेना। दो तरह के स्पोर्स बन जाते हैं यहाँ पे, एक होता है जूस्पोर्स और एक होता है एप्लेनोस्पोर्स, ठीक है। तो जूस्पोर्स कैसे होते हैं, दे आर मोटाइल, मोटिलिटी शो करते हैं, इनके प्लस फ्लैजिला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जूस्पोर दैट आर यूजुअली माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर, याद रखना। द अदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर इज कोनिडिया। तो यहाँ पे एप्लेनो में क्या आ जाता है आपका, कोनिडिया। ये कैसा होता है, इट इज़ नॉन मोटाइल, ठीक है, नॉन मोटाइल। तो कोनिडिया जनरली ये किस में होता है, इट इज़ टेकन प्लेस इन पेनिसिलियम, ठीक है। बर्ड का हमने यहाँ पे देख लिया, हाइड्रा लिख लिया है हमने, यहीं पे लिख लिया। एक और तरीका होता है दैट इज़, मैं यहाँ पे ही लिख देती हूँ फोर्थ नंबर, जेम्यूल फॉर्मेशन, ठीक है, ओके। जेम्यूल फॉर्मेशन
यहाँ पे ये भी बडिंग का ही टाइप होता है। ये क्या होती है एक्चुअली, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ थोड़ा सा, ये कैसी होती है, इंटरनल बडिंग होती है। ओके, इंटरनल बडिंग होती है। तो देखो मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, स्पॉन्ज, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है क्या आपका, स्पॉन्ज, ठीक है ना। ओके, चलो देखते हैं कि इसका आपको, एक मिनट, लेट मी शो यू डायग्राम। यस यस यस, दिस इज क्या, दिस इज क्लेमाइडोमोनास। ओके, क्या है ये, एल्गी है जो रिप्रोड्यूस कर रही है। ओके, कोनिडिया अभी भी बताया था स्पोरुलेशन में, स्पोरुलेशन है ना, पेनिसिलियम। ओके, हाइड्रा है, बडिंग हो जाएगी इसमें, देखो एक आउटग्रोथ बन गया। और ये आपका आ गया जेम्यूल, जो किसका एग्जाम्पल है, इंटरनल बडिंग। तो देखो अंदर बहुत सारे छोटे 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 न्यूक्लिया है। जब इसका फेवरेबल टाइम होता है ये सब यहाँ से रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो एक ओपनिंग है इसको हम बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड माइक्रोपाइल, है ना। और ये सब क्या है, दीज ऑल आर स्पिक्यूल्स। ओके, तो यहाँ से ये रिलीज़ होते हैं और फिर एक मेच्योर इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है जूस्पोर्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास, कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम, बड इन हाइड्रा एंड जिम्यूलिन स्पॉन्ज। ध्यान रखना एक चीज़, जब भी एनसीईआरटी में किसी भी डायग्राम के नीचे कुछ लिखा हुआ है ना, प्लीज़ उसको ज़रूर से रीड करना है हमेशा। ये अपने थोड़ा सा हैबिट में ले आओ, तो वो ज़रूर से रीड करना है। सो इज़ दिस क्लियर, एनी डाउट इन दिस वन, ठीक है। ओके, नाउ बात करते हैं। अब देखो हमने बडिंग देख ली सारे एनिमल्स की। नाउ while in animal and other simple organisms the term asexual is used unambiguously, in plant इसी टर्म को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रीक्वेंटली यूज। जैसे कि एनिमल में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, प्लांट में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बोल देते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इन प्लांट्स द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन सच एज रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, दे ऑल आर केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग। ओके, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे कि ये एग्जाम्पल यहाँ पे राइजोम का, ये क्या है, जिंजर है ना। ओके, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ट्यूबर का। ओके, क्या पता यहाँ पे दिया ही है ना, आइज ऑफ पोटैटो, राइजोम ऑफ जिंजर, बल्बिल ऑफ अगैव, दिस इज बल्बिल, दिस इज बल्बिल, है ना। क्या एग्जाम्पल है, अगैव। तो भाई आपको ध्यान रखना है, देखो बल्बिल नीचे नहीं दिया हुआ, यहाँ दे दिया है, तो एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है बल्बिल का क्या एग्जाम्पल होता है, ठीक है। राइजोम, इसमें क्या होता है ना, ऐसे हॉरिजॉन्टली ये ग्रो करती रहती है और कोई भी जो भी टच में आती है, देखो वहाँ पे उसकी रूट्स राइज हो रही है एंड उसके बाद इंडिविजुअल ये नया प्लांट ग्रो कर लेता है। तो राइजोम में एग्जाम्पल आता है जिंजर, और आइज यानी ट्यूबर का एग्जाम्पल पोटैटो। लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफिलम, अब जो लीफ है वो भी ग्रो करती है, वो भी जैसे ही कॉन्टैक्ट में आती है मॉइस्चर के, यहाँ पे रूट डेवलप करती है और फिर एक नया पूरा प्लांट ग्रो करती है। तो किसका एग्जाम्पल है, ब्रायोफिलम का। एन ऑफसेट ऑफ वाटर हायासिंथ, ऑफसेट ऑफ वाटर हायासिंथ, देखो ये वाटर हायासिंथ ध्यान रखना, इट इज़ अ टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। ओके, आइकॉर्निया भी इसे बोलते हैं, जहाँ पे एक प्लांट ग्रो किया, इसका स्टेम फिर हवा में रहेगा, पानी के मतलब सरफेस पे ही रहेगा, फिर एक जैसे ही और कांटेक्ट में आएगा फिर वापस यहाँ से रूट्स अराइज हुई और फिर वापस एक और नया प्लांट। तो इतना फास्ट ग्रो करता है कि इसने पूरा वाटर बॉडी सरफेस को ही कवर कर लिया, इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स के लिए इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, बट वी डिडंट नो, तब तक हमें नहीं पता था कि ये इतना फास्ट ग्रो करके और ये इस तरह से ग्रो कर जाएगा। अब फास्ट ग्रो करने से होता क्या है, ये पूरा बॉडी सरफेस को कवर करता है वाटर की, उसकी वजह से जो एनिमल्स हैं उनके लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है वाटर बॉडीज़ में एंड उसकी वजह से एनिमल्स मरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सो दीज स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर एक नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। ओके, क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। देखो एक डिटेल मैंने पूरा एक डिटेल बताया हुआ है जिसमें मैंने स्टेम के मॉडिफिकेशन, ठीक है, क्या स्टेम मॉडिफिकेशन, ओके ओके, वन मिनट कहाँ गया, वन मिनट, वेयर इज माई पेन, यस, स्टेम का मॉडिफिकेशन,
लीफ का मॉडिफिकेशन एंड रूट का मॉडिफिकेशन। ये तीनों मैंने एक डिटेल वीडियो में बताया हुआ है, बहुत डिटेल में। आपको अगर और डिटेल चाहिए तो आप उस वीडियो के थ्रू गो थ्रू कर सकते हैं, या फिर मैं आपको राइटिंग पोर्शन में ये ज़रूर से दे दूँगी, ठीक है ना, आप वहाँ से भी गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, सो ऑब्वियसली द फॉर्मेशन ऑफ दीज स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट, द प्रोसेस इन्वॉल्व इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ध्यान रखना वेजिटेटिव प्रोपेगेल्स में ये सब आ रहे हैं। रनर, एक्चुअली मैं थोड़ा सा बता देती हूँ रनर क्या होता है। ऐसे ना आपने ग्रासेस देखी है, ये ग्रास ग्रो करती है, ये आपका ग्राउंड है, फिर इसकी स्टेम थोड़ा सा इस ग्रास के साथ ही रन करती है, फिर वापस ग्रो करती है, फिर रन करती है, फिर ग्रो करती है, फिर रन करती है। दिस इज़ कॉल्ड रनर। तो इसमें जो लॉन ग्रास है वो इसमें एग्जाम्पल आ जाता है, ठीक है ना। राइजम तो हमने देख ही लिया, जिंजर का है। सकर इसमें क्या होता है, प्लांट एक ग्रो कर रहा है ना, फिर उसका स्टेम नीचे आएगा, फिर वापस से ऊपर जाएगा और ऊपर जाके ग्रो करेगा, ठीक है। ट्यूबर पोटैटो हो गया, ऑफसेट अभी हमने देख लिया आइकॉर्निया का, एंड बल्ब में आपके आ जाता है अनियन, है ना, गार्लिक। एक्चुअली ये वैसे तो आपके लीफ में दिया हुआ है, बट यहाँ पे भी कंसीडर किया जाता है, ठीक है। क्लियर है ये वाला? ओके, तो यहाँ पे अभी मैंने बात करी जो ही, यू हैव हर्ड अबाउट द सोर्सेज ऑफ वाटर बॉडी और अबाउट टेरर ऑफ बंगाल। दिस इज नथिंग बट द एक्वेटिक प्लांट वाटर हाइसिंथ विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्वेजिव। इन्वेजिव का मतलब क्या होता है ना, कि बाहर से कोई एक स्पीशीज़ आई और उसने आकर वहाँ का ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ है उनको मारना शुरू कर दिया, उसकी हैबिट की वजह से दूसरी स्पीशीज़ मरना शुरू हो गई, उसको बोलते हैं इन्वेसिव। सो इन्वेसिव वीड्स फाउंड ग्रोइंग वेन एवर देयर इज़ अ स्टैंडिंग वाटर, जहाँ भी पानी इकट्ठा मिलेगा वहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देंगे। इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेज। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 13 एंड 14, है ना, वहाँ पे डिटेल पढ़ना मिलेगा। यू मे फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू नो दैट दिस प्लांट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटिफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीव्स। सिंस it can propagate vegetatively at a phenomenal rate and spread all over the water body in a short period of time, it is very difficult to get rid of them, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या बोल रहा है। सो आर यू अवेयर हाउ प्लांट लाइक पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, डैलिया आर कल्टिवेटेड? हैव यू सीन स्मॉल प्लांट emerging from the bud of the potato tuber, from the rhizome of banana and ginger? अभी हमने जो बात करी ना इसकी, इन सब के बारे में बात कर रहा है। आप ध्यान रखना, राइजोम में एक तो आपका जिंजर आता ही है और राइजोम में दूसरा एग्जाम्पल बनाना भी आता है। ये दो एग्जाम्पल ध्यान रखना, ठीक है ना। राइजोम में क्या क्या आता है, एक जिंजर आता है और एक बनाना आता है। ओके, चलें आगे। तो राइजोम ऑफ बनाना एंड जिंजर, व्हेन यू carefully try to determine the site of origin of new plantlet in the plant listed above, you will notice that they invariably arise from the nodes, है ना। ये ध्यान रखना, यहाँ पे जैसे कि छोटा सा नोडल एरिया है ना, यहाँ से ही हमेशा कोई ब्रांचिंग, कोई लीफ है, सब कुछ वहीं से ही अराइज होगी। सो इट इज़ प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम ऑफ दीज प्लांट। When the nodes come in contact with damp soil or water, they produce roots and new plants. Similarly, adventitious buds arise from the notches present at the margin of leaves of bryophyllum, है ना। अब याद रखना, एडवेंटिशियस बर्ड क्या होती है, या एडवेंटिशियस रूट, जो रूट ओरिजिनली किससे, रेडिकल से डेवलप हुए, वो तो कहलाती है आपकी ट्रू रूट, ठीक है। और जो रेडिकल से डेवलप ना होकर किसी और प्लांट के पार्ट से डेवलप हो रही है, उसको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस बर्ड। अगर बर्ड डेवलप हो रहा है, एडवेंटिशियस रूट, है ना। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है, ब्रायोफिलम में मिलता है। दिस एबिलिटी इज फुली एक्सप्लॉइटेड बाय गार्डनर एंड फार्मर फॉर कमर्शियल प्रोपगेशन ऑफ सच प्लांट, ठीक है ना। तो ये जब ये पता चल रहा है कि ब्रायोफिलम के कोई भी पार्ट जैसे ही मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा, वहाँ से एक रूट राइज हो जाएगी, तो इस चीज़ से वो लार्ज स्केल पे उसको ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है। सो इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म that have a relatively simple organization like algae, fungi, that they shift to sexual mode of reproduction just before the onset of adverse condition. Okay, now find out how sexual reproduction enable these organisms to survive during unfavorable condition. अब इसको हम sexual reproduction में पढ़ेंगे। Why is sexual reproduction favored under such condition?
asexual is as well as sexual mode of reproduction are exhibited by higher plants, है ना. स्मॉलर प्लांट्स में नहीं होता है, स्मॉलर में सिंपल asexual रहता है, बट हायर प्लांट्स में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा. ऑन द अदर हैंड ओनली सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल में कुछ ये रहता है कि मोस्टली सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल नहीं होता. तो देखो ओवरऑल हमने बात क्या करी, हमने बात करी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं वो सब की बात करी. डिटेल अगर आप जानना चाहती हो या डिटेल आपको नोट चाहिए तो मैं आपको सेंड कर दूँगी ग्रुप में, ठीक है. तो आज तो हम इतना ही लेने वाले हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने देख लिया है. नेक्स्ट क्लास में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे. आज मैं थोड़ा ही ले रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना. जो बच्चे अभी तक नहीं जानते हैं कि मेरा एक नीट का मैंने सीरीज़ शुरू किया है, नीट 2024 का, ओके, जिसमें मैंने आपको एक गूगल फॉर्म भरने के लिए बोला था कि अगर आप वो गूगल फॉर्म भरेंगे तो आई विल ऐड यू इन अ सेपरेट ग्रुप इन अ टेलीग्राम चैनल, ठीक है. मैं वहाँ पे आपको सेपरेटली ऐड करूँगी, बट मेक श्योर कि जब आप ये गूगल फॉर्म भर रहे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो रखे हैं, तभी मैं आपको उसमें ऐड करवा पाऊँगी, ठीक है ना. तो उसमें मैं आपको ऐड करके एंड वी विल फॉलो अ प्रॉपर टाइम टेबल, और उसके थ्रू हम पूरे नीट की तैयारी करने वाले हैं पूरे साल, ठीक है. मैं आपके साथ पूरे साल जुड़े रहूँगी. इसमें हम DPPs भी बात करेंगे, हम टेस्ट पेपर की भी बात करेंगे, हम सब की बात करेंगे, ठीक है. एंड येस इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज़ फ्री, है ना, याद रखना, इट इज़ फ्री. आई जस्ट वॉन्ट कि आप अपना बेस्ट दो, ओके. और आपको किसी भी तरह से आप किसी भी चीज़ से मतलब लाइक आपको नहीं मिले ऐसा मैं नहीं चाहती, बट ये है कि एफ़र्ट आपको ही लगाना है, ओके. तो आज तो हम यही बात करते हैं. मुझे बताना ये लेक्चर आपको समझ में आया या नहीं आया, या फिर कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं. आई विल डेफिनेटली विल डू दैट वन ऑल्सो, ठीक है. सो टेक केयर, बाय बाय एंड कीप डूइंग स्टडी. बाय.